हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक डेप्रिसिएशन। कल वाला क्लास जो हम लोग का हुआ, हम लोग क्या देखे कि भाई डेप्रिसिएशन था क्या। हम लोग कल सीखे कि भाई अगर कभी कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन अगर एसेट्स को परचेज कर रहा है, फिक्स एसेट्स को अगर परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऐसा समय आएगा जब उस एसेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज करना पड़ेगा, और उसको हो सकता है बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कभी हुआ कि उसको परचेज करना पड़ा या बड़े पैमाने पर उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस समय उसके पास पैसा अवेलेबल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जिसके लिए एक समझदार बिजनेसमैन क्या कर रहा है, अपने कमाए गए प्रॉफिट के हिस्से में से कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, वो काट करके क्या कर रहा है, रख ले रहा है, ताकि कल को जाकर के जब हमको जरूरत पड़े तो हम आसानी से क्या करें, उस एसेट्स को रीपरचेज करने का काम करना हो तो रीपरचेज कर ले, या रिपेयर कराने की जरूरत बड़े पैमाने पर पड़े तो हम रिपेयर कराएं। और उस अमाउंट को हम लोग क्या नाम दिए, डेप्रिसिएशन का। उसको नाम क्या दिए, डेप्रिसिएशन। हम लोग डेप्रिसिएशन क्या था ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम लोग जो सीखने का काम करेंगे ना, वो ये सीखेंगे कि भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अगर एसेट्स को अगर आप परचेज करते हो, उसका अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे बनाओगे। आज हमारा क्लास इस चीज को लेकर के, ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है किस चीज को लेकर के है कि डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग एंट्रीज कैसे कैसे बनाई जाएगी। अब इसको सीखना बेड़ा बहुत 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 आसान होगा। अगर आसान कैसे होगा भाई, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप एक बिजनेसमैन है। अब आप सोचो कि आप किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे, बिना खरीदे चार्ज कर लोगे या खरीदने के बाद चार्ज करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया डेप्रिसिएशन लगाने का शुरुआत एक्चुअली डेप्रिसिएशन लगाने से नहीं होगा, उसको पहले परचेज करने से होगा। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को लेकर के अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करते समय हमारा जो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग अकाउंटिंग ईयर बाय ईयर सीखेंगे। हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ईयर बाय ईयर सीखेंगे, जिसमें हम लोग सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम लोग पहला साल क्या किए, एसेट्स को परचेज करते हैं। हम लोग पहला साल क्या कर रहे हैं, हम लोग एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि अगर आप पहले साल अगर एसेट्स को परचेज करोगे, तो बड़ा सिंपल होगा कि आप एक एंट्री पास करोगे एसेट्स को परचेज करने की। अब एसेट्स को परचेज करोगे तो आप जानते हो एसेट्स डेबिट बैलेंस है, बढ़ जाएगा, हम एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और एसेट्स को परचेज करने पे मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, घटेगा, हम बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकेस अगर उधार होगा तो सप्लायर का नाम मेंशन कर दिया जाएगा। यानी एसेट्स को परचेज करने की सबसे पहले एंट्री बनाएंगे उस पर्टिकुलर डेट को, जिस डेट को हम लोग एसेट्स को क्या किया है, परचेज किए। अब क्या होगा, एसेट्स अगर आप परचेज करोगे तो परचेज करने के बाद क्या होता है, आप देखते हो कई बार उसको इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है, लाना होता है, इंस्टॉल कराना पड़ता है। हम लोग जर्नल में पढ़े हैं ये बात कि अगर एसेट्स परचेज किया गया और परचेज करने के बाद अगर उसको इंस्टॉल कराया गया और अगर उसको लाने ले जाने में खर्चा लगा, तो उसके लिए अलग से कोई एंट्री पास आउट नहीं करते, बल्कि उसको एसेट्स की कॉस्ट में क्या करते हैं, हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं। और एसेट्स के कॉस्ट में इन्वॉल्व करके हम वही एंट्री बनाते हैं जो एसेट्स परचेज करने की बनाते हैं, जो एंट्री होता है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अलग से एंट्री हमको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम इसमें कंबाइन करके अमाउंट क्या करेंगे, एक ही एंट्री पास कर लेंगे। अब इमेजिन करो कि अगर आप एसेट्स परचेज किए, तो एसेट्स परचेज करने के बाद आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे। तो यूज करना कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो उसके लिए कोई जर्नल एंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब क्या होगा, यूज करते 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 जब साल मेरा पूरा हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड मेरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, साल के लास्ट में आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट के हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या करोगे, काट के रखोगे, जिसको हमने याद होगा नाम दिए थे डेप्रिसिएशन। अब ऐसा करोगे तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री बनाओगे, जो कि साल के लास्ट डेट को बनाने का काम करोगे। और डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग पढ़े हैं जर्नल एंट्रीज में, हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। डेप्रिसिएशन जो एक एक्सपेंस होगा, हम इसको डेबिट करने का काम करेंगे, और डेप्रिसिएशन लगाने पे एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, डाउन हो जाएगा, तो हम एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करने का काम करेंगे, और एंट्री हम लोग पास आउट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री साल भर में उस एसेट्स पर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसके लिए होगा, और एंट्री साल के लास्ट में बनाया जाएगा। हम एंट्री कब बनाएंगे, साल के लास्ट में बनाएंगे। अब हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिए,
लेकिन जैसा कि आप फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़े होंगे कि भाई अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चूंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रांसफर करेंगे तो हमको एक एंट्री और पास आउट करना पड़ेगा, और एंट्री हम पास आउट क्या करेंगे, अब डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ट्रांसफर हुआ तो डेप्रिसिएशन क्या था, डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर करेंगे तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखना है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड मेंशन करेंगे। हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आप बात को गौर किए तो हमको क्या देखा कि अगर हम जिस साल एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, एक एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, और अगर उस साल कुछ भी और काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उस साल कुल मिला के कितनी एंट्री बना रहे हैं, 3 एंट्री। पहला एंट्री हम एसेट्स को परचेज करने के लिए बना दी है या इसको इंस्टॉल करने के लिए बना दी है, और दूसरा साल के लास्ट में उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किए, और वही डेप्रिसिएशन प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर किया गया ताकि हम लोग करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने का काम करें। तो हम एंट्री बनाए एसेट्स टू बैंक परचेज करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। अब सोचो, ये तो पहले साल की बात हुई। इमेजिन करो कि हम अगले साल सोचते हैं, यानी सेकेंड ईयर में इमेजिन करते हैं कि हम सेकेंड ईयर में कोई भी एसेट्स को परचेज नहीं किए, सेकेंड ईयर में किसी एसेट्स को परचेज नहीं किए, और इमेजिन करते हैं कि साल में किसी भी एसेट को सेल भी नहीं किए। तो अब इमेजिन करो कि अगर ना एसेट्स को परचेज करें ना एसेट्स को हम सेल करें, तो क्या उस साल पहले वाले साल के एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? तो लगना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में कि भाई अगर मेरे पास 10 लाख का मान लो एसेट्स है, और मान लो वो 5 साल अगर चलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 10 लाख का अमाउंट एक साल में पूरा का पूरा काट के नहीं रखेंगे। 10 लाख का अमाउंट क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, काट काट के रखेंगे। तो अगला साल भी हम प्रॉफिट का हिस्सा काटेंगे, मतलब अगला साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही करेंगे। और अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कब करेंगे, साल के शुरू में करेंगे या साल के लास्ट में करेंगे? साल के लास्ट में करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लास्ट में हम निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन में कब करेंगे, लास्ट में चार्ज करेंगे। तो सेकेंड ईयर में ऑब्वियस सी बात है हम एक एंट्री बनाएंगे साल के लास्ट में, पहले वाले जो एसेट्स हो गए उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, और एंट्री अपने बनाएंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सप्लेनेशन आप लोग ले लेंगे कि भैया डेप्रिसिएशन चूंकि मेरा एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट्स का वैल्यू से डिक्लाइन किया, एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एंट्री चार्ज करेंगे हम लोग क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये डेप्रिसिएशन अगेन सेकेंड ईयर में भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर तो होगा ही होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी हमको नेट प्रॉफिट जानना है, और अगर नेट प्रॉफिट जानना है तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना जरूरी होगा। अब ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट से उठ के क्रेडिट पे चला जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आप गौर कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि अगर साल में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना एसेट परचेज हो रहा है ना एसेट सेल हो रहा है, उसके बावजूद भी हमको साल में 2 एंट्री बनाना पड़ रहा है, और 2 एंट्री कौन बनाना पड़ रहा है, एक डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए और एक उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए। और ये एंट्री कब बनाना पड़ रहा है, साल के लास्ट में। इमेजिन करो इसी प्रकार से तीसरा साल भी कुछ भी ना हो तो भी हम कितनी एंट्री बना लेंगे, 2 एंट्री बनाएंगे, एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, और कब बनेगा, तो साल के लास्ट में बनेगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। इमेजिन करो कि अगर किसी साल, मानते हैं तीसरा साल, अगर किसी भी ईयर एक और एसेट परचेज होने की बात हो जाती, मान लो अभी फिलहाल हम उसको थर्ड ईयर ले लेते हैं, और एक एसेट परचेज होने के अलावा और कुछ भी नहीं होता, तो अगेन हम फिर कितनी एंट्री पास करते, हम फिर 3 एंट्री पास करते। एक जो एसेट परचेज हुआ, हम फिर उस एसेट को परचेज करने की एंट्री बनाते, और सेम एंट्री परचेज करने का जो बनाते आए हैं वो बनाते, एंट्री बनाते हम लोग क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये एसेट्स परचेज करने के बाद हम डेप्रिसिएशन भी लगाते, और अब सोचो कि अगर किसी साल में एक और एसेट्स परचेज हुआ तो क्या डेप्रिसिएशन केवल इस एसेट्स पे लगता या पहले से जो मौजूद एसेट्स है उस पे भी लगता? तो पहले से मौजूद एसेट्स पर भी लगता। बट क्या दोनों की डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग अलग बनाई जाती, या दोनों की एंट्री एक ही साथ अमाउंट को कंबाइन करके बनाई जाती? तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करके बनाते। अब कंबाइन करके एंट्री हम वही वाली बनाते, साल के लास्ट में एंट्री बनाते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट, और अमाउंट क्या करते, हम पहला एसेट्स और दूसरा एसेट्स का क्या करते, कंबाइन कर देते। ठीक है, एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है बात, ये एंट्री का बनता, साल के लास्ट में बनता। और अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसको भी ट्रांसफर करना पड़ता, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लोग पिछले वाले ईयर में देखे। यानी अगर किसी भी साल अगर एक एसेट परचेज हो रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको 3 एंट्री बनाना पड़ेगा। एक एसेट्स को परचेज करने का, दूसरा डेप्रिसिएशन लगाने का, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। अब इमेजिन करो कि हमारे पास किसी साल, इमेजिन में आप चौथे साल को ले रहे हैं, आप किसी भी साल में यह हो सकता है कहानी, मान लो 4th ईयर है हमारे पास, या कोई भी साल आप ले लो, इस एसेट्स को जो पहला साल हम परचेज किए, इमेजिन करो हम बेच दे, क्या करें, हम बेच दे। अब अगर हम बेच दे तो इमेजिन करो क्या उस साल जिस एसेट्स को हम बेचेंगे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो अब सवाल उठेगा, हाँ या ना, आप डिसाइड करें। उसके पहले सवाल ये आपको करना होगा कि सर एसेट बेचेगा, अगर आप एसेट्स को साल के शुरू में बेच दिए तो उस पर आपको उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई जरूरत। लेकिन अगर साल के बीच में या साल के लास्ट में अगर आप बेचे होंगे तो वो उस साल जितने भी दिन रहा होगा आपको उतने दिन के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो अगर हम एसेट्स को बेचते, तो एसेट्स को बेचते समय हम अगर शुरुआत में बेचे तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। साल के बीच में कभी भी बेचे, साल के लास्ट में बेच दे तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतने दिनों के लिए जितना दिन मेरे पास एसेट्स रहा है। अब अगर हम बेचे हैं तो सबसे पहला काम हम बेचने का नहीं करेंगे, सबसे पहले उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो एसेट्स मेरा क्या हो गया है, बिक गया है, और उस साल जितना समय रहा होगा उतने समय के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंट्री तो वही वाली बनेगी जो हम लोग पहले बनाए हैं, एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड के लिए है। ये डेप्रिसिएशन हो गया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड के लिए। ठीक बात है। अब इमेजिन करो जिस एसेट्स को बेचे जितना दिन वो रहा उतने दिन उसमें हम क्या किए, डेप्रिसिएशन तो लगा दिए। अब लगाने के बाद उसको रखना तो नहीं, बेचना है, तो हम बेचने की एंट्री बनाएंगे। अब अगर हम बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेचने पर क्या होगा, मेरे पास यहां पर बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग इमेजिन करके चल रहे हैं कि उधार तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे तो कैश में बेच रहे होंगे, बैंक बैलेंस में बेच रहे होंगे, बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एसेट्स मेरा क्या होगा, घट जाएगा। हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री हम किसके लिए बना रहे हैं, एसेट्स सोल्ड के लिए बना रहे हैं, कि उसका जो भी सेल वैल्यू होगा हम उससे क्या करेंगे, ये एंट्री बना डालेंगे। ठीक बात है। अब इमेजिन करो कि अगर आप एसेट्स बेचे तो बेचने पर क्या होगा, या तो आपको क्या होगा, फायदा हो जाएगा, या तो आपको क्या होगा, नुकसान। तो अगर एसेट बेचने पे फायदा या नुकसान होगा हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर फायदा होगा या नुकसान होगा हम उसको, आप पढ़े होंगे फाइनल अकाउंट में, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नुकसान होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फायदा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अब अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान होने की एंट्री बनाएंगे, जो नुकसान होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। नुकसान कब होगा, जब मेरा एसेट्स का वैल्यू घट गया होगा, और एसेट्स का वैल्यू घटा होगा तो एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हम एंट्री बनाएंगे नुकसान के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री किस चीज के लिए बन गया, नुकसान के लिए। इन केस अगर एसेट बेचने में नुकसान ना होकर के फायदा हो जाए तो हम सब समझ सकते हैं कि अगर फायदा हो जाएगा तो ये एंट्री क्या होगा, पलट जाएगा। फायदा कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू मेरा बढ़ गया होगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया होगा तो क्या होगा, एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, फायदा होने पे इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री किसके लिए हो जाएगा, प्रॉफिट। अब ऑब्वियस सी बात आपकी क्लियर होगा कि ये दोनों एंट्री तो नहीं ही बनाना पड़ेगा, एक ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइदर प्रॉफिट होगा और क्या होगा, मेरे पास लॉस होगा। लॉस होगा तो ये एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट होगा तो इस एंट्री को बनाएंगे। अब इमेजिन करो एसेट्स बेचे, जिसको बेचे उस पर हम डेप्रिसिएशन जितने दिन तक वो साल रहा लगा दिए, उसके बाद उसको हम बेच दिए, बेचा तो उसका नुकसान या फायदा जो हुआ रिकॉर्ड किए। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी और चीज बाकी तो रहा नहीं, तो जो एसेट बिका उसका काम तमाम हो गया। अब हम रिमेनिंग एसेट्स के बारे में सोचेंगे, हमको बाकी एसेट्स के बारे में सोचने की जरूरत। अब अगर रिमेनिंग एसेट्स की बात करें तो जो एसेट्स आपके पास बचा हुआ होगा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन उस साल लगाओगे या नहीं लगाओगे,
लगाना पड़ेगा। तो हम साल के लास्ट में क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब साल के लास्ट में अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री वही वाली बनाएंगे जो पहले बनाए थे। एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये एंट्री जो रिमेनिंग एसेट्स है उस पर लगाया गया डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब अगर हम डेप्रिसिएशन लगाए हैं तो पक्की बात है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ट्रांसफर करेंगे तो अपने आप से पूछो जल्दी से कि क्या इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन केवल रिमेनिंग एसेट्स का ट्रांसफर होगा या जो बेचे हैं उसका भी ट्रांसफर होगा? जो बेचे हैं उसका भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों प्रॉफिट का हिस्सा कटाया है सर। तो हम दोनों अमाउंट को जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो कि डेबिट था ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट में चला जाएगा और हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, दोनों अमाउंट को जोड़ करके। यानी अगर आप गौर करें तो जिस साल हम एसेट बेच रहे हैं उस साल आप एंट्री बेचने वाले एसेट्स के लिए 3 बना रहे हो, एक डेप्रिसिएशन लगाने का, एक बेचने का, एक उसके लॉस या प्रॉफिट का। और रिमेनिंग एसेट्स के लिए कितनी एंट्री बना रहे हो, 2 बना रहे हो, एक उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का और दूसरा दोनों एसेट्स के डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, ठीक है। इतना बात तो मुझे क्लियर हो गया। तो अगर हम एंट्री अगर सोचने का काम करें तो कैसा सोचे, ईयर वाइज एंट्री सोचना है हमको कैसा सोचना है, ईयर वाइज, कि एक साल में क्या हुआ। तो हम इसको अगर पूरा समराइज रिकॉल करेंगे तो क्या कहेंगे कि अगर किसी साल एक ही एसेट्स परचेज हुआ, हमको उस साल कितनी एंट्री बनानी पड़ेगी, 3। एक एसेट्स परचेज करने का, एक उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का, एक उस पर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। अगर किसी साल कोई भी एसेट्स परचेज नहीं हो, सेल नहीं हो, तो भी कितनी एंट्री बनानी पड़ेगी, 2। एक डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, एक प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। अगर किसी साल मान लो एसेट्स को बेचा जाए तो एसेट्स को बेचने वाले साल में हम लोग कितनी एंट्री बनाए, तो बेचने वाले एसेट्स के लिए 3, एक उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, एक उसको बेचने के लिए, एक उसके फायदे नुकसान के लिए। बेचने वाले एसेट पर डेप्रिसिएशन उस साल सिर्फ तब लगाएंगे जब वो एसेट साल के बीच में कभी भी बिका होगा, साल के शुरुआत में बिका होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत। और उस साल जिस साल बेचे हैं अगर कुछ एसेट बचा होगा तो उसके लिए 2 और एंट्री बनानी पड़ेगी, एक डेप्रिसिएशन लगाने की और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्रीज बनाना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको ईयर बाय ईयर क्या करना है, सोचना है। अगर आप ईयर बाय ईयर अगर सोचना स्टार्ट कर दिए तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री चुटकियों में बना सकते हो, लाइन गिनकर लाइन खींच सकते हो, कितना ही लाइन लगेगा। उम्मीद है डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। देखो तो अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होगा। पहला मेथड जो हम लोग यूज करेंगे इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग क्या बोले, क्या हम लोग एक नाम और जानेंगे, कहेंगे इसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट। हम लोग इसको एक और नाम कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। हम लोग इसको एक और नाम कहेंगे और हम इसको कहेंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट। और इसका एक और नाम यूज करेंगे, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस मेथड के मुताबिक अगर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो हमको कुछ करना नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। यानी अगर एक एसेट है मान लो कि उसका कीमत 12 लाख रुपया है, हमको स्क्रैप वैल्यू के तौर पे मान लो कि 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो हमको अगर इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो हम डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 लाख रुपया ले लेंगे, इसमें 2 लाख रुपया जो स्क्रैप वैल्यू था उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी अगर ले तो हम लोग 10 लाख का 10% यानी कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपया। यानी हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कितना कर रहे हैं, 1 लाख। अच्छा कि हर साल हम एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिक्स इंस्टॉलमेंट कह दिए। और चूंकि ये मेरा जो खरीदा हुआ कीमत ओरिजिनल था उस पर लगा रहे थे, उसको ओरिजिनल कॉस्ट कहा गया।
और चूंकि ये हिस्ट्री वाली बात होगी इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह रहे हैं। और जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपका कर्व जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा, इसको नाम क्या देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इसी मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज होता है। एक और फॉर्मूला क्या यूज होगा, वो फॉर्मूला यूज होता है आपके लिए, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एज ऑफ एसेट्स। ठीक है, मतलब मान लो एक एसेट्स होगा जिसका कॉस्ट आपके पास 12 लाख का होगा, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख का होगा, और हम इमेजिन किए हैं कि भैया ये 10 साल चलेगा, तो यानी 12 लाख में 2 लाख तुमको आराम से मिल जाएगा। तुमको प्रॉफिट का हिस्सा काटना कितना होगा, 10 लाख रुपया। कितने साल में काटना है, 10 साल, तो यानी 1 साल में कितना काटना पड़ा। बस इसी चीज को हम लोग यहां निकाल लिए कि भाई 12 लाख रुपया लिए, इसमें से हम लोग क्या किए, 2 लाख रुपया घटा दिए और इसमें डिवाइड दे दिए हम लोग इससे 10 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकल गया। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रेट बाय 100। एक है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एज। अब कौन कब यूज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एस्टिमेटेड एज दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, इसको यूज करोगे। परसेंटेज दिया है, ऊपर वाले को यूज करेंगे। अब इस मेथड को क्या नाम दिया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन निकालने का पहला मेथड हो गया कौन, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने का एक और मेथड होता है जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम लोग कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो नाम देके बताना नहीं है, सबका एक ही मतलब है, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह रहे हैं। अब अगर आप नाम पे गौर किए तो पता क्या लग रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब घटता हुआ बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस होता होगा घटता हुआ बैलेंस, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें डेप्रिसिएशन आप ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा नहीं लगाओगे, आप घटते हुए बैलेंस पे लगाओगे। कहने का मतलब कि मान लो एक एसेट्स आपके पास 10 लाख का होगा, हम उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना चाहते होंगे अकॉर्डिंग टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम पहला साल 10 लाख का 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वैल्यू कितना आया 1 लाख। लेकिन जब दूसरा साल डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो हम 10 लाख पे नहीं लिखाएंगे, हम 10 लाख में पहला साल का डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन आया 1 लाख। अब जो रिड्यूसिंग बैलेंस आया, घटा हुआ बैलेंस आया, इसका परसेंटेज निकालेंगे। चूंकि हम घटा हुआ बैलेंस पर निकाल रहे हैं अमाउंट, इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है कि आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है बात, यानी तीसरा साल कैसे निकालेंगे भाई, तो तीसरा साल सोचो बैलेंस जो मेरे पास रहेगा वो कितना रहेगा 9 लाख, 10 में से क्या था 9 लाख, फिर से डेप्रिसिएशन कितना लगा माइनस 90,000, इसका कितना परसेंट 10%, यानी अमाउंट कितना आया 81,000 डेप्रिसिएशन। देखो आपको दिखेगा फिक्स नहीं है, आपको ऑलवेज डेप्रिसिएशन क्या दिख रहा है, घटते हुए। अब इस मेथड को हम नाम देंगे क्या, नाम देंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर बात। तो डेप्रिसिएशन निकालने का कितना तरीका हो गया, 2। पहला हो गया कौन, स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा कौन हो गया आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम लोग थोड़ा सा बात एक और सीखेंगे। एक और बात क्या सीखेंगे कि सर अगर मान लीजिए हमको एसेट्स को बेचने पे लॉस या प्रॉफिट निकालना है, एसेट को बेचने में क्या निकालना है, लॉस या प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे। लॉस या प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत सिंपल उपाय होगा, एक लाइन मेरा सुनना है एकदम आराम से। वो सुनना क्या है भाई कि आप जिस एसेट्स को परचेज किए हैं उसके डेट को पहले गौर करो कि कब परचेज किए। जैसे इमेजिन करो हम एक एसेट्स होगा जिसको 1 अप्रैल 2023 को परचेज किए, और इमेजिन करो कि इसको 10 लाख रुपए का परचेज किए। इमेजिन करो कि इसको हम सेल जो कर रहे हैं, इसको सेल 1 अक्टूबर 2025 को सेल कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि इसको सेल हम 6 लाख पर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको जानना है इसमें हमको फायदा हुआ या नुकसान। तो फायदा या नुकसान जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना होगा कि जिस साल वो खरीदा गया
वहां से लेके जब वो बेचा गया तब तक उसका डेप्रिसिएशन उस पर कितना लगा। ये क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि उतना साल में डेप्रिसिएशन कितना लगा, हम आज के डेट का उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब आज का वैल्यू जैसा ही डिटरमाइन होगा, हम उसको उसके सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? इमेजिन करो कि इस पे 10% का स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है? 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब लॉस कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल उपाय देंगे हम लोग। पहले इमेजिन करेंगे कितना समय मेरे पास रहा। हम लोग इमेजिन क्या कर रहे हैं कि 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स क्लोज होगा। अकाउंट्स क्लोज कब होगा? 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये एसेट्स 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, एक साल तो बुरा रहा था। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 पूरा रहा था। 1 अप्रैल 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक रहा था। यानी यहां रहा 1 साल पूरा, यहां रहा 1 साल पूरा, यहां रहा 6 महीना, ठीक है बात? यानी टोटल मिला के 2 साल 6 महीना रहा है। तो हमको 2 साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। निकालो स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 10 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आया? 1 लाख आया 1 साल का। दूसरा साल का भी कितना आया? 1 लाख आ गया होगा। और तीसरा साल चूंकि 6 ही महीना रहेगा तो कितना आ गया? 50,000। यानी उस पर 2.5 साल में डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 2.5 लाख रुपया। अब इस 2.5 लाख रुपया को एसेट्स की कीमत में से घटा दीजिए। क्या कीजिए आप? घटा दीजिए। अब 10 लाख में 2.5 लाख घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 7.5 लाख। वैल्यू कितना आएगा? यानी जिस तारीख को बेचे इसका वैल्यू कितना था? 7.5 लाख। अब इसको बेचे कितना में? 6 लाख। तो इस पे नुकसान हम निकाल लिए कि नुकसान कितने का आया? 1,50,000 का आया। यानी एक लाइन में हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे कि नुकसान या फायदा अगर एसेट्स को बेचने में निकालना है तो सिंपल याद रखो कि कब कर दे, कब बेचे। खरीदने से लेके बेचने तक का डेट का टोटल डेप्रिसिएशन उस पर जो लगा घटा दो और उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करो। ज्यादा में बेचे फायदा, कम में बेचे नुकसान, निकल जाएगा आराम से। बात सबको समझ में आ गया होगा। इतना ही सा बात हम लोग को लॉस जानने के लिए कर कि भाई अगर मान लीजिए कि भाई आपका एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं और उस पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे कि भैया उससे रिगार्डिंग हम एंट्रीज कैसे कैसे बनाएंगे। और हम लोग क्या सीखे कि भाई अगर एंट्रीज हम लोग को बनाना होगा तो एंट्रीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड ना करके ईयर वाइज क्या करेंगे, रीड करेंगे। और रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम ये पता लगाएंगे कि भैया मेरा जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर या पता लग गया जब मेरे को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ईयर वाइज हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उससे अब लेजर कैसे बनाएंगे हम इसको सीखेंगे। अब सोचो, इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक एसेट्स होगा और एसेट्स का क्या करना होगा, आपको लेजर बनाना होगा। अब एसेट्स का लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पहले वाला लेजर वाला टॉपिक लेके आइए। अब एसेट्स आपके लिए क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स आपके पास क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अगर एसेट्स आपके पास डेबिट बैलेंस हो तो आप जानते हो डेबिट बैलेंस का नियम होगा, बढ़ेगा हम डेबिट साइड लिखेंगे, घटेगा हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल लॉजिक होगा कि बढ़ेगा तो कहां लिखेंगे हम लोग और घटेगा तो कहां लिखेंगे हम लोग। अब इतना बात तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग इमेजिन करके सिचुएशन लेकर के चलते हैं कि अगर इस ईयर में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इस ईयर में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, और उसके थ्रू हमको आसानी से लेजर समझ में आएगा कि हम लेजर बनाने वाले कैसे हैं। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर है, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट ईयर अवेलेबल है। और फर्स्ट ईयर में हम लोग इमेजिन क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग एक एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में एक एसेट्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं। तो एक कॉलम हम लोग यहाँ पे अमाउंट छोड़ दिए थे, इसको ले ले कि भाई हम लोग एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब इमेजिन करो कि अगर हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करें, एसेट्स को अगर हम लोग परचेज करने का काम करें तो बहुत सिंपल सा लॉजिक ये होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि हमको अगर एसेट्स का लेजर बनाना होगा तो हम कुछ इस प्रकार का क्या करेंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम ऑब्वियस सी बात है हमारे पास किसका आ जाएगा, डेट का कॉलम आ जाएगा। दूसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा। तीसरा कॉलम हमारे पास आ जाएगा अमाउंट का कॉलम आएगा। हमारे पास चौथा कॉलम जो आएगा वो किसका आएगा, डेट का आएगा। पांचवा कॉलम अगेन पर्टिकुलर्स का आ गया। हमारे पास छठा कॉलम अगेन अगर चले तो हमारे पास अमाउंट का कॉलम आया।
हम लोग इधर साइड में लिख देंगे क्रेडिट, इधर साइड में हम लोग लिख देंगे। और याद रखना होगा कि भाई हम लोग प्रोफॉर्मा में कुछ भी छोड़ने की गलती ना करें। अब हम लोग इतना बात तो सब जानते हैं कि भाई लेजर बनाना है तो ऑटोमेटिकली अगर डेबिट साइड में कुछ भी लिखना होगा हम 2 को तो लिखेंगे और क्रेडिट साइड में अगर हमको लिखना है तो हम y को लिखेंगे। इस बात को हमको उम्मीद है कि सबको अच्छे से जानकारी है। अब हम लोग एसेट्स का लेजर बना रहे हैं। इमेजिन करते हैं कि पहला साल, इमेजिन करते हैं कि हम एक एसेट्स केवल परचेज कर रहे हैं। हम केवल कितना एसेट्स परचेज कर रहे हैं? एक एसेट्स। अब फर्स्ट ईयर में मान लो अगर हम एक ही एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? इस साल हमारे साथ 2 कहानी होगी। पहला हम क्या करेंगे? एसेट्स को परचेज करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? एसेट्स को परचेज करने के बाद साल के लास्ट में क्या करेंगे? हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन एसेट से रिगार्डिंग तो हम 2 ही काम करेंगे, एक एसेट्स को परचेज करना और दूसरा एसेट्स पे क्या करना? डेप्रिसिएशन लगाना। अब सोचो अगर हम एसेट्स परचेज करेंगे तो मेरा एसेट्स क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस है तो बढ़ेगा तो हम कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। तो जिस तारीख को हम परचेज किए होंगे उसको हम लोग डेबिट साइड में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट के नाम से या कैश अकाउंट के नाम से क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। और ध्यान ये रखना होगा कि एसेट जब हम परचेज करेंगे तो एसेट्स का यहां नामकरण करने का कोशिश कीजिएगा आसान करने के लिए। और यहां मशीन को M1 पहला, दूसरा वाले को M2, तीसरा वाले को M3 ऐसे करके लिखने की कोशिश करेंगे ब्रैकेट में। हम यहां लिख रहे हैं कि भैया हमारे पास बैंक अकाउंट आया है, ये मेरे मशीन 1 की कहानी है और इसके अमाउंट को क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। ठीक है बात? अब पहला से अगर हम सिर्फ एक एसेट्स परचेज किए तो हम क्या किए? परचेज करने की एंट्री तो बना ली, एसेट्स क्लियर में डाल दिए। अब हम जानते हैं कि एसेट्स के साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या होगा? एसेट्स का वैल्यू घटेगा। अब एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। साल के लास्ट में हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से क्या करेंगे? मेंशन करेंगे और इंडिकेट कर देंगे कि ये पहले मशीन का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और इसको यहां मेंशन कर दिया जाएगा। और साल का कौन सा डेट होगा? लास्ट डेट होगा। कैलेंडर ईयर है तो 31 दिसंबर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर होगा तो 31 मार्च। अब इसके बाद हम जैसे टोटल कॉलम बनाते थे आप बना लीजिए। आप टोटल कॉलम आप बनाओगे तो आप समझते होगे कि आपका डेबिट साइड क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइड क्या होगा? कम। चूंकि जितना एसेट्स का वैल्यू है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा नहीं होगा। अब क्रेडिट साइड जो अमाउंट घटेगा साल के लास्ट में हम इसको बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। किसके नाम से मेंशन करेंगे? और यहाँ M1 इंडिकेट कर देंगे कि ये पहले मशीन का मेरा बैलेंस है। मेरा पहला साल का लेजर क्या हुआ? बन के तैयार हो गया, इसमें कुछ स्पेशल करने लायक। अब अगर हम दूसरे साल बनाएंगे तो हम सब जानते हैं लेजर में क्या होता है? सीडी को हम बीडी में ट्रांसफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे? दूसरे साल इस सीडी को हम क्या किए? सेकेंड ईयर हम सबसे पहले क्या किए? इसको बीडी में ट्रांसफर कर दिए। अब अगर बीडी में ट्रांसफर किए तो क्या पता लगा कि भैया मेरे पास स्टार्टिंग डेट को दूसरे साल में इतने का मशीन मेरे पास अवेलेबल है। अब इमेजिन करो दूसरे साल भी हम क्या करें? एक और एसेट्स को परचेज कर ले और उसके अलावा मान लो कि हम कुछ भी नहीं करें तो ऑब्वियसली बात अब क्या होगा? फिर अगर एसेट्स परचेज करोगे तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब एसेट्स का बैलेंस अगर बढ़ जाएगा तो हम कहां लिखेंगे? इसको डेबिट साइड। जिस डेट को परचेज किए होंगे डेट मेंशन कर देंगे और यहां पे लिखेंगे क्या? बैंक अकाउंट। उधार परचेज किए होगे तो सप्लायर का नाम मेंशन कर देना। और आप जानते हो कि अब यहां पे क्या करोगे? M2 से इंडिकेट कर दोगे ताकि क्लियर होगा कि दूसरा मशीन है, पहला मशीन नहीं है। ठीक है बात? अब इस साल अगर कुछ भी और नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ज्यादा डेप्रिसिएशन तो लगेगा। और क्या डेप्रिसिएशन केवल एक एसेट्स पे लगेगा? तो नहीं, एसेट तो जो दोनों के दोनों है तो दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट्स का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। घटेगा तो कैसे, कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। कैसे लिखेंगे इसको बहुत अच्छे से समझना है। क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन का नाम यहां मेंशन करिएगा और दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग शो करना। अलग अलग के लिए हम लोग कॉलम दे दिए। इसके बाद मशीन 1 के डेप्रिसिएशन को इनर कॉलम में इंडिकेट कर देना, मशीन 2 के डेप्रिसिएशन को भी इनर कॉलम में इंडिकेट करना और दोनों जोड़ के मेन कॉलम में दिखाना। इससे क्या हुआ? मेरे पास दोनों बार शो हो गया कि अलग अलग कितना डेप्रिसिएशन लगा और टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा। ठीक है बात? और इसके बाद भाई काम करो, बैलेंस सीडी मिला दो टोटल कॉलम बनाने के बाद। तो बैलेंस सीडी मिलाने के लिए कैसे लिखोगे? अलग अलग करके कि बैलेंस सीडी कितना आया। कॉलम दिए, मशीन 1 का बैलेंस मिलाने के लिए मशीन 1 का जो ये बैलेंस बीडी था इसमें से मशीन 1 का बैलेंस डेप्रिसिएशन को घटाइए और इसको यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से
मशीन 2 का बैलेंस निकालने के लिए मशीन 2 का ये बैलेंस लीजिए, इसमें जो डेप्रिसिएशन लगा है इसको क्या कीजिए, घटाइए और यहां पे डाल दीजिए और फिर टोटल को मिला करके डालिए। इससे क्या हुआ, आपको दो बात पता लग जाएगा कि भैया इंडिविजुअली मेरा कितना कितना बैलेंस है मशीन का और आपका टोटल वैल्यू मशीन का कितना है। आप जोड़ के एक साथ मत दिखाइए, अलग अलग कीजिए और फिर जोड़ के दिखाइए। इससे क्या होगा, आपका जब आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठोगे लॉस या प्रॉफिट, तो आपको दो बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपको पता होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब दूसरा साल इमेजिन क्या किए हम लोग कि हम एक ही एसेट्स परचेज किए, इसके अलावा इस साल कुछ भी नहीं किए। अब इमेजिन करो तीसरे साल इमेजिन करते हैं कि तीसरे साल में कोई भी एसेट्स परचेज या सेल नहीं हुआ है, कोई भी एसेट परचेज या सेल नहीं हुआ, इस बात को इमेजिन करते हैं। अब अगर इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सीडी को उठा के हमको बीडी में पटकना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, उठा के पटकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और अगेन आप दोनों मशीन को अलग अलग करके शो कीजिए कि मशीन 1 का बैलेंस इतना, मशीन 2 का बैलेंस इतना, और इसको डाल दीजिए आप मेन कॉलम में। अब सोचो अगर तीसरे साल में कोई भी एसेट ना परचेज होता है, कोई भी एसेट ना सेल होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया, दोनों पे डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अब अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा। अब एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो कहां लिखाएगा डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जिस डेट को डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी साल के लास्ट को, हम डेट मेंशन करते हुए डेप्रिसिएशन यहां लिखेंगे। और अगेन दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग शो करिएगा, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग, और दोनों को जोड़ के मेन कॉलम में डाल दीजिए ताकि टोटल डेप्रिसिएशन, इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन दोनों पता हो। ठीक है। अब इसके बाद फिर जैसे हम दूसरे साल में भैया बैलेंस सीडी निकाले थे, वैसे ही बैलेंस सीडी निकालिए। बैलेंस सीडी निकालने के लिए क्या कीजिए, फिर से आप बैलेंस सीडी लिखिए, कॉलम दीजिए मशीन 1 का बैलेंस। अगेन मशीन 1 का जो यहां बैलेंस था, इसमें मशीन 1 का डेप्रिसिएशन को घटाइए और घटा के अमाउंट को यहां डाल दीजिए। मशीन 2 के साथ सेम काम कीजिए, मशीन 2 का जो यहां बैलेंस आया था उसमें मशीन 2 का डेप्रिसिएशन घटाइए, घटा के यहां लिख दीजिए। आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू दोनों मशीन का पता लग गया, और आप टोटल कॉलम जैसे आप ऊपर बनाए हो वैसे ही टोटल कॉलम यहां भी बना दीजिए, इसमें कोई और परिवर्तन तो नहीं आएगा। तो तीसरा साल हम लोग क्या इमेजिन किए कि भाई मेरे पास कोई भी एसेट ना परचेज हुआ है, कोई भी एसेट ना सेल हुआ है, अब हम कैसे बनाएंगे। चौथे साल में हम इमेजिन इस बात को करके चल रहे हैं कि चौथे साल में एक एसेट, जो पहला वाला एसेट हम लोग परचेज किए थे, हम उसको बेचने वाले हैं। हम चौथा साल इस प्रकार से इमेजिन करके लेजा बना रहे हैं कि हम चौथे साल में पहला एसेट जो खरीदे थे उसको क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। अब उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फोर्थ ईयर जो हम लोग यहां ले रहे हैं, पहले सीडी से बीडी में आ जाइए। सीडी से बीडी में आएंगे तो क्या करेंगे, इसको टू बैलेंस बीडी जैसे ऊपर में लिखे वैसे लिखिए, है ना। मशीन 1 का अलग लिख दीजिए, मशीन 2 का क्या कीजिए आप अलग लिख दीजिए, और मशीन 2 का अलग लिख के दोनों को जोड़ करके मेन कॉलम में डाल दीजिए। अब तीसरी साल मान लीजिए आप क्या किए, सॉरी चौथे साल मान लीजिए कि आप क्या किए, एसेट्स को बेचे। कौन वाला एसेट, पहला एसेट। अब एसेट बेचने का तो डेट हो सकता है कि वो साल के शुरू में बिक जाए, या साल के बीच में, या साल के लास्ट में बिके। अब मान लो कि अगर साल के शुरू में बिका तो हम जानते हैं कि उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत, लेकिन अगर मान लो साल के बीच में ना बिक के साल के लास्ट में, साल के बीच में बिक जाए, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। एसेट का वैल्यू घटेगा तो सबसे पहले हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो जिस डेट को बेचा गया उस डेट को यहां पर लिखिए डेप्रिसिएशन। और इमेजिन क्या कर रहे हैं कि पहला मशीन बिका है, इससे यहां M1 इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है। अब मशीन अगर बेचे हैं तो डेप्रिसिएशन लगा दिए। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। अब सेल करेंगे तो मशीन का वैल्यू फिर से क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड अगेन जिस मशीन को बेचे हैं उसको आप बैंक अकाउंट के नाम से मेंशन करो, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं नाम हमको लिखना है और इंडिकेट करना है कौन सा मशीन हम बेचे, और इसको हमने क्या किए, अमाउंट डाल दिए। अब मशीन बेचे तो या तो क्या होगा, फायदा या नुकसान। अब देखो जर्नल में हम लोग निकालने के लिए क्या किए थे कि भैया पहले एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट लिए, उसमें से क्या किए, टोटल डेप्रिसिएशन घटाएं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आया, फिर हम सेल वैल्यू से कंपेयर किए। अब अगर आप इस तरीके से लेजर बनाओगे तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। अब आपको करना क्या है, गौर करो, जिस मशीन को आप बेचे इसका आज शुरू में वैल्यू आपको पता लग गया, यहीं पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी घटाते आ रहा, दोबारा घटाने की जरूरत। अब केवल इस साल का डेप्रिसिएशन घटा देना तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पता लग गया। अब इसको सेल वैल्यू से कंपेयर किए तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस निकल गया। आपको बार बार करने की जरूरत, इसलिए अलग अलग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब मान लो लॉस हुआ, लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे हम लोग, है ना। जनरली हम लोग एंट्री में करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट्स,
तो एसेट्स के लेजर में कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। ऑब्वियसली बात है, किसके नाम से? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। किसके नाम से? ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कंपनी लिखा होगा कि भाई कंपनी का एसेट्स परचेज या सेल हो रहा है, तो आप यहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख करके आप यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना। क्या लिख देना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कंपनी नहीं होगा, ठीक है, कि भाई आपके पास सोल ट्रेड होगा, पार्टनरशिप होगा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी वर्टिकल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, जिसको नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देती है। ध्यान रखना है कि हम क्या बोले हैं कि अगर कंपनी का आप एसेट्स का लेजर खोल रहे हो तो लॉस को आप किसके नाम से लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आप सोर्टेड या पार्टनरशिप का खोल रहे हो तो नाम क्या दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। क्लियर है बात? अब अगर गलती से फायदा हो गया तो ये कहां चल जाएगा? इधर चला जाएगा, और इसको आप नाम दे दोगे अगेन वही सेम चीज, या तो प्रॉफिट एंड लॉस या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भूलना नहीं है कि कौन वाला वर्ड कब लिखना है। हम इसको प्रॉफिट इंडिकेट कर दिए। अब जो एसेट्स मेरा बिका उसका तो काम तमाम हो गया, चूंकि बेचे उस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, बेचे उसके हम लोग सेल वाले को रिकॉर्ड कर दिए, फायदा या नुकसान रिकॉर्ड किए, तो जो बेचे उसका काम तमाम। अब रिमेनिंग एसेट्स का काम हम जानते हैं, अगर भाई इस साल और कुछ नहीं हुआ होगा तो रिमेनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट्स का वैल्यू घटेगा। घटेगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? इसको डेप्रिसिएशन के नाम से मेंशन करेंगे साल के लास्ट में। और चूंकि दूसरा मशीन का डेप्रिसिएशन है, M2 मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे? अब इसके बाद बैलेंस मिला दीजिए। साल के लास्ट में लोग क्या करेंगे? बैलेंस फॉलो करेंगे, और बैलेंस CD के नाम से मिलाइए। अब बैलेंस CD फिर कैसे मिलाएंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट। आप क्या कीजिए, इसको पहले M2 कर लीजिए, चूंकि दो मशीन नहीं है तो कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे? मशीन 2 का बैलेंस है, इसमें से मशीन 2 का डेप्रिसिएशन घटाइए और बैलेंस लिख दीजिए, और जैसे आप टोटल कॉलम बना रहे थे बनाइए। अब इसी प्रकार से आगे चल के 5वां साल, 6ठा साल, 7वां साल, जितने साल का हमको लेजर बनाना होगा आप आसानी से क्या कर सकते हो? लेजर बनाओगे। तो एसेट्स के लेजर बनाने में बेसिक ध्यान क्या रखना पड़ा? सिंपल बेसिक ध्यान रखना पड़ा कि भैया एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ा डेबिट साइड लिखेंगे, घटा क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब बढ़ेगा किसके कारण? तो सिंपल है, अगर एसेट हमारे पास खरीदाया है बढ़ जाएगा डेबिट साइड। एसेट्स के बढ़ने का एक और कारण हो सकता है कि एसेट्स को प्रॉफिट में बेचा गया होगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो एसेट्स के वैल्यू को क्या किया? बढ़ाया, वो भी डेबिट साइड। एसेट्स के घटने का कारण होगा हमारे पास क्या? कि एसेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा तो कहां गया? क्रेडिट साइड। एसेट के घटने का एक और कारण क्या होगा? कि उसको सेल कर दिए, सेल किए तो भी कहां जाएगा? वो क्रेडिट साइड। एसेट के घटने का एक और कारण क्या होगा? कि उस पर लॉस हो गया, लॉस हो गया तो भी कहां जाएगा? अब बाकी बैलेंस CD BD का खेल जैसे हम लोग लेजर में सीखे करेंगे। इसके अलावा एसेट्स के लेजर में कुछ और करने लायक होपफुल है कि आपको एसेट्स का लेजर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब इसको आप